काली रात थी, बारिश झमझमा रही थी, बिजली कड़क रही थी, साथ ही कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। एक आदमी जो अपने ऑर्डर का वेट कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो आदमी जैसे ही दरवाजा बंद करने जाता है कि तभी उसकी नजर दूर लाइट के नीचे एक डिलीवरी बॉय पर पड़ती है। लाइट कभी चल रही है तो कभी बंद हो रही है और वो डिलीवरी बॉय अपनी गर्दन झुकाए हाथों में सामान लिए खड़ा है। और डिलीवरी बॉय, मेरा घर यहाँ है, वहाँ नहीं, जो तुम इस तरह वहाँ खड़े हो। एक तो तुम लोग ऑर्डर लाने में इतना समय लगा देते हो, ऊपर से जब लेट हो तो सही से डिलीवरी नहीं करते। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। डिलीवरी बॉय उस आदमी के पास आता है। माफ करना साहब, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए आने में समय लग गया। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? लाया। अब जैसे ही वो आदमी अपने घर के अंदर जाता है, वैसे ही डिलीवरी बॉय अचानक ही उसके जस्ट पीछे खड़ा हो जाता है। वो आदमी जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो उसकी आवाज उसके हलक में अटक जाती है, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय उसका ऑर्डर लेकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि एक भयानक भूत था, जिसके चेहरे पर कई तरह के निशान थे। दोस्तों, आजकल एक स्टेबल पैसिव इनकम होना कितना जरूरी है, मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। यह है वो ऐप जिसने मुझे एक पैसिव इनकम जनरेट करने में काफी मदद की है। ये गेम्स इंटरेस्टिंग होने के साथ ही साथ प्रॉफिटेबल भी है। यस, मैं 11,000 रुपए जीत गया। क्या आप भी मेरी तरह जीतना चाहते हैं? तो जाइए कमेंट सेक्शन में और क्लिक कीजिए जो लिंक हमने पिन कमेंट में दिया है उस पर। आप हमारा प्रोमो कोड KISSE1 डालकर फ्री बोनस 1,50,000 INR प्लस 150 फ्री स्पिन्स भी ले सकते हैं अपने पहले डिपॉजिट पर। वो आदमी कुछ बोल पाता कि तभी वो डिलीवरी बॉय उसकी गर्दन पकड़ता है और उसके धड़ से उसकी गर्दन को अलग कर देता है। इसके बाद वो उसकी गर्दन लिए वहीं बैठकर हंसने लगता है। अब बारी है मेरे अगले शिकार की। 3 दिन बाद निकिता देहरादून में अकेले रहा करती थी। ऑफिस से आने के बाद निकिता इतना ज्यादा थक जाती थी कि वो कई बार अपने लिए खाना भी नहीं बनाती थी। ऐसे ही एक रोज निकिता चावल लेकर जैसे ही निकलती है, उसका फोन बजने लगता है। हे भगवान, मैं फिर से ऑर्डर करना भूल गई और मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। फिलहाल मैं ये कॉल अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ खाना ऑर्डर कर लूंगी। निकिता फोन उठाती है। फोन पर उसकी ऑफिस की कलीग रेशमा थी, जो निकिता से कहती है, निकिता, तुझे पता है हमारा जो असिस्टेंट मैनेजर था उसकी कल रात मौत हो गई। क्या? उनकी मौत हो गई? पर कैसे? निकिता, तुझे सच में नहीं पता उस भूतिया डिलीवरी बॉय के बारे में? अरे हर जगह ये अफवाह फैली हुई है कि शहर में कोई भूतिया डिलीवरी बॉय है और वो जिस किसी के घर में भी डिलीवरी करने जाता है वो उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ता। हमारे पूरे ऑफिस में तो ये भी अफवाह फैली है कि हमारे असिस्टेंट मैनेजर को भी इस भूतिया डिलीवरी बॉय ने ही मारा है। यार रेशमा, इतनी रात को ऐसी डरावनी बातें मत कर। मुझे इन भूतिया बातों से बहुत डर लगता है और तू जानती है ना कि मैं अकेली रहती हूँ घर में। ऊपर से उसे ऑफिस में काम इतना ज्यादा है कि घर भी टाइम पर नहीं आ पा रही हूँ और मैं खुद खाना ऑर्डर करके खाती हूँ। हाँ यार, मैं सब जानती हूँ, तभी तो मैंने सबसे पहले तुझे फोन किया ये बताने के लिए कि तू कितनी ही देर तक घर जा, लेकिन खाना खुद बनाना। प्लीज मेरी माँ बाहर से खाना ऑर्डर मत करना। यार मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करती। निकिता और रेशमा ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और निकिता देखती है कि उसका फोन ऑफ हो गया है। अब निकिता अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर थोड़ी देर सोफे पर बैठ जाती है। जैसे ही फोन थोड़ा चार्ज होता है, निकिता जल्दी से फोन अपने हाथों में लेकर अपने लिए खाना ऑर्डर कर एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहती है, ओह कितनी ज्यादा थक गई हूँ मैं। रात के 11 बज चुके हैं, भूख के मारे जान निकली जा रही है। चलो
20 मिनट में अब खाना तो आ ही जाएगा। इतना बोलकर निकिता आंखें बंद करके लेट जाती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। निकिता अपने सोफे पर आराम से सो रही होती है, तभी उसे बिजली कड़कने की आवाज आती है और उसके घर की खिड़की अपने आप जोर जोर से बजने लगती है और एकदम से निकिता की आंख खुलती है। वो खिड़की के पास जाकर देखती है कि बाहर का मौसम काफी खराब है, तेज बारिश हो रही है। ये देखकर निकिता जल्दी से खिड़की बंद कर लेती है और अपने फोन में समय देखती है। अरे 11:30 बज गए, लेकिन अभी तक मेरा खाना नहीं आया। एक बार डिलीवरी बॉय की लोकेशन चेक करती हूँ, देखो जरा कि और कितना समय लगेगा इसे। निकिता काफी भूखी थी, भूख की वजह से उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। अब वो जल्दी से डिलीवरी बॉय की लोकेशन देखती है जो कि उसके घर के ही आसपास थी। ये देख निकिता उस डिलीवरी बॉय को फोन करती है। भैया, आप पिछले 10 मिनट से मेरे ही घर के आसपास चक्कर लगा रहे हो और आपको मेरा घर ही नहीं मिल रहा है, तो किसी से पूछ लो या मुझे फोन कर लेते। माफ करना मैडम, मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं एक दुकान के बाहर खड़ा हूँ। जैसे ही बारिश कम होगी मैं आपका ऑर्डर लेकर आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो डिलीवरी बॉय फोन रख देता है और निकिता फिर से दरवाजे पर खड़ी होकर डिलीवरी बॉय का इंतजार करती है। पर तभी निकिता को रसोई में से खाने की खुशबू आती है। निकिता रसोई की तरफ जाती है जहां वो देखती है कि कुछ गंदे बर्तन सिंक में पड़े हैं और पास्ता नीचे जमीन पर गिरा है, मानो जैसे कोई लड़ झगड़ कर पास्ता खा रहा हो। ये खाया हुआ बिखरा पास्ता मेरे घर में कहाँ से आया? मैंने तो पिछले 1 हफ्ते से पास्ता खाया ही नहीं और सिंक में भी एक भी झूठा बर्तन नहीं था। फिर ये इतने सारे गंदे बर्तन कहाँ से आ गए? निकिता ये सब देखकर बड़ी हैरान थी। तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। ये महसूस होते ही निकिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके माथे से पसीना टपटपाने लगता है, उसकी आवाज हलक में अटक जाती है और वो डरते हुए अपने पीछे देखती है पर उसके पीछे कोई नहीं होता। ये देख निकिता एक लंबी सांस लेती है और तभी अचानक लाइट चली जाती है, जिसके बाद उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर निकिता रसोई से बाहर भागती हुई हॉल में जाती है और जैसे ही वो हॉल में आती है घर की लाइट दोबारा आ जाती है और वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला है। घर का दरवाजा तो मैंने बंद किया था, फिर ये खुला कैसे है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? निकिता के साथ जो घटना घट रही थी उससे निकिता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और तभी उसके फोन पर डिलीवर सक्सेसफुली का मैसेज आता है, जिसे देखकर निकिता की आंखें फटी रह जाती है। ये मैसेज क्यों आ रहा है मुझे? मैंने तो अब तक अपना ऑर्डर लिया भी नहीं और रात के 12 बज चुके हैं। अब तो बारिश भी बंद हो गई है, फिर ये डिलीवरी बॉय मेरा ऑर्डर लेकर क्यों नहीं आया? ये सब सोचकर निकिता की रूह कांप जाती है। निकिता कुछ समझ पाती कि उससे पहले उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज सुनकर निकिता बेहद डर जाती है और वो डरते हुए दरवाजा खोलने के लिए बाहर आती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि उसके सामने उसकी पड़ोसन खड़ी है। अरे निकिता बेटा, तुम घर आ गई? मैं रिंकू के पापा से यही कह रही थी कि निकिता घर आ गई होगी, पर वो है कि जिद ठान कर बैठे थे कि तुम अब तक नहीं आई होगी। वैसे तुम ठीक हो ना? तुम पसीने में इतनी लथपथ क्यों हो? वो आंटी जी, मेरे घर का डोर खराब हो गया है। वैसे आप यहाँ इस वक्त? अरे हाँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो काम बताना ही भूल गई। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बाहर से ऑर्डर करके मंगा रही हो। अरे मुझे ही बोल दिया करो, तुम्हारे लिए मैं खाना बना दूंगी। और वैसे भी मैंने डिलीवरी बॉय के बारे में बहुत अफवाह सुनी है। क्या डिलीवरी बॉय के बारे में? आंटी जी, आप भी इस बात पर विश्वास करती है क्या? निकिता बेटा, कुछ बातों पर विश्वास करना पड़ता है। अगर भगवान है तो भूत भी है, और वैसे भी अगर कोई अफवाह फैलती है तो उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई रहती होगी।
इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम बाहर से ऑर्डर करना बंद कर दो और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे घर आकर खाना खा लेना। शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अभी वो ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। हाँ निकिता, ये सही है। तुम ये खाना लो, मैं चलती हूँ। तुम्हारे अंकल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी 12-10 बज गए हैं। अगर और 5 मिनट में यहाँ खड़ी रही तो वो तो गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे। इतना बोलकर वो औरत वहां से जाने लगती है। निकिता अपनी पड़ोसन को रोकना चाहती थी पर वो रोक नहीं पाती और तभी वो देखती है कि उसकी पड़ोसन जो उसे खाना देकर गई है उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ चुकी है और वो निकिता को देखकर जोर जोर से हंस रही है। ये देखकर निकिता के हाथों से खाना छूट जाता है और जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और सोफे पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है। और तभी उसे महसूस होता है कि डिलीवरी बॉय उसका ऑर्डर लेकर उसके पीछे खड़ा है। अब निकिता पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं है और वो डरती डरती एक बार फिर अपने कमरे की तरफ जाती है। उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। निकिता, निकिता। वो आवाज सुनकर निकिता के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है एक हाथ उसके पैर को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। अब निकिता के साथ जो भी घटना घट रही थी निकिता वो सब सोचने लगती है और उसे अपनी दोस्त रेशमा और अपनी पड़ोसन की बातें याद आती है, जिसके बाद निकिता को समझने में देरी नहीं लगती कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है ये आम नहीं और उसे अब रेशमा की बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि रेशमा ने अब तक उसे जो कुछ बताया था वो सब सच है और वही घटना अब निकिता के साथ हो रही है। निकिता अपनी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने घर से रेशमा के पास जाने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके सामने डिलीवरी बॉय अपना सर नीचे करके अपने हाथों में उसका ऑर्डर लेकर खड़ा है। मैडम, मैं कब से आपको आवाज दे रहा था, आप अपना ऑर्डर लेने क्यों नहीं आ रही थी? मुझे कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, मैं ये ऑर्डर कैंसिल करती हूँ। तुम यहाँ से जाओ। मैं बड़ी दूर से आया हूँ आपकी ऑर्डर लेकर, तो आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी जान चाहिए। तुम जैसे लोग हम डिलीवरी बॉय को कुछ नहीं समझते। अगर हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो तुम हमें भला बुरा सुनाने लगते हो। तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान होता है तुम कभी नहीं सोचते। तुम जैसों की वजह से मैंने अपनी जान गंवाई है, इसलिए जो भी रात के 11 बजे खाना ऑर्डर करेगा मैं उन सब का ऑर्डर 12 बजे दूंगा और उनकी जान लूंगा, क्योंकि रात के 12 बजे तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी मौत हुई थी। ना तुम जल्दी करते और ना ही मैं गाड़ी तेज भगाता। इतना बोलकर वो डिलीवरी बॉय अपना सर ऊपर करता है। डिलीवरी बॉय का भयानक चेहरा देख निकिता जमीन पर गिर जाती है और पीछे की तरफ खिसकने लगती है। मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी डिलीवरी बॉय पर अपना गुस्सा नहीं निकाला। उन सब लोगों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। निकिता डिलीवरी बॉय के सामने हाथ जोड़कर उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, पर डिलीवरी बॉय उसे माफ नहीं करता। फिर एक झटके में उसके घर का दरवाजा बंद हो जाता है और डिलीवरी बॉय अपने हाथों से निकिता का गला पकड़ता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। निकिता के मौत के बाद वो डिलीवरी बॉय वहीं बैठकर अपने दूसरे ऑर्डर का इंतजार करने लगता है। एक आदमी जिसके हाथ में मंगलसूत्र होता है वो उस मंगलसूत्र को लेकर एक हाईवे पर हाँफते हुए भाग रहा था। तभी उसके सामने एक भयानक चेहरा आता है और वो डरकर वहीं खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ अपने चेहरे के पास रखकर जोर से चिल्लाता है,
पर तभी एक ट्रक जाकर उस आदमी को टक्कर मारकर चली जाती है और उस आदमी की वही मौत हो जाती है। आज तो बहुत लेट हो गई। इस महीने दूसरी बार लेट हो गया मुझे। एक काम करती हूँ, इस हाईवे से चली जाती हूँ। ये रास्ता शॉर्टकट है। बस थोड़ा सुनसान है, पर मुझे तो जल्दी से होटल पहुँचना है, वरना वो ठरकी मालिक फिर से गुस्सा करेगा और मेरी सैलरी काट लेगा। इतना बोलकर कोमल उस हाईवे वाले रास्ते पर चल पड़ती है। अभी कोमल 10 कदम भी नहीं चली थी कि उसके पैरों के नीचे नींबू मिर्च आ जाता है और अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। अब कोमल जल्दी से अपने बैग से छाता निकालती है और चलती हुई खुद से कहती है, पता नहीं बारिश का मौसम कब खत्म होगा। जब ऑफिस के लिए निकलने लगती हूँ तब बरस पड़ता है। ये बादल, इसी की वजह से लेट होती हूँ। खैर, कोमल जल्दी जल्दी अपने पैर चला। खुद से ही बात करके कोमल और तेजी से चलने लगती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि शायद कोई उसके पीछे है। कोमल रुककर पीछे मुड़कर देखती है, पर उसके पीछे कोई नहीं होता। एक बार फिर कोमल आगे की ओर चलने लगती है और तभी उसकी नजर रोड पर पड़ती है। उसके साथ एक परछाई चल रही थी। उस परछाई को देखकर कोमल के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। वो डरती हुई अपने बगल में देखती है, पर उसके बगल में कोई नहीं होता। एक बार फिर कोमल परछाई को देखती है और वो देखती है कि वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी की है। ये देख कोमल एक लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है, इस हाईवे के बारे में इतना गलत सुन रखा है कि अब अपनी परछाई से भी डरने लगी हूँ मैं। इतना बोलकर एक बार फिर कोमल तेजी के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद कोमल देखती है कि एक गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है और एक बूढ़ी औरत जो कि लाठी पर थी वो रोड क्रॉस कर रही है। कोमल उस बूढ़ी औरत को बचा पाती कि उसके पहले ही वो गाड़ी तेज टक्कर के साथ उस बूढ़ी औरत को टक्कर मारकर चली जाती है। वो बूढ़ी औरत वहीं रोड पर गिर जाती है और दर्द से छटपटाने लगती है। कोमल भागती हुई उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत उससे मदद मांग रही है। बेटी, मेरी मदद कर। उसे बूढ़ी औरत को खून में लथपथ देख कोमल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके हाथ से छाता छूट जाता है और वो घुटने पर बैठ जाती है और जैसे ही उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाती है, वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। ये देखकर कोमल और ज्यादा डर जाती है और उठ खड़ी होकर 2 कदम पीछे चली जाती है और घबराती हुई खुद से कहती है, ये क्या हो गया? ये तो मर गई। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, यहाँ से जल्दी से भाग जाती हूँ। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही मारा है इसे। हाँ, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। इतना बोलकर कोमल जल्दी से अपना छाता उठाती है और तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत के हाथों में फंसे उस मंगलसूत्र पर जाती है जो कि पूरा गोल्ड का था। इतना सुंदर मंगलसूत्र देखकर कोमल के मन में लालच आ जाता है और वो अपने छाते के साथ उस बूढ़ी औरत के हाथ से मंगलसूत्र लेकर अपने बैग में डाल लेती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते कुछ देर बाद डरी सहमी भीगी हुई कोमल होटल पहुंचती है, जहां अपना छाता बाहर रख कर अंदर जाती है और अपना बैग लॉकर में रख अपने मालिक से कहती है, माफ करना सर, पर बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी इसलिए लेट हो गई, पर मैं समय से पहले ही अपना काम खत्म कर दूंगी। कोई बात नहीं कोमल, मुझे भी दिख रहा है कि बाहर बारिश हो रही है और आज सिर्फ तुम्हें नहीं हमारे और भी स्टाफ लेट है, तो तुम घबराओ मत और जाकर आराम से शांति से काम करो। मैं तुम्हारे पैसे नहीं काटूंगा इस बार। कोमल जो मालिक की दरियादिली देखकर खुश हो जाया करती थी और अपने मालिक की तारीफ करती थी, वो आज कुछ नहीं कहती और सर नीचे करके डरी सहमी अपने काम पर लग जाती है। ये देखकर होटल के मालिक को थोड़ा अजीब लगता है
पर वो कुछ नहीं कहता। अब कोमल हमेशा की तरह हाथों में झाड़ू पोछा लेकर पहले कमरे में जाती है और बाथरूम की सफाई करने लगती है। पर तभी उसे कांच के टूटने की आवाज आती है और वो बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे में चारों तरफ देखने लगती है, पर पूरा कमरा वैसे का वैसा ही था। कहीं से न तो कुछ गिरा था और न ही टूटा था। कोमल आगे कुछ सोच पाती कि उसके पहले उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और कोमल वही बर्फ की तरह जम जाती है और डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने पीछे अपनी दोस्त कल्पना को पाती है। अरे कोमल, क्या हो गया तुझे? तू तो दूसरों के लिए एक गिलास पानी नहीं लाती, फिर तू आज मेरा काम कैसे कर रही है? भूल गई क्या? सेकंड फ्लोर की साफ सफाई मेरे हाथों में है। क्या मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ? पर मैं तो थर्ड फ्लोर के रूम नंबर 301 में जा रही थी। कोमल आगे कुछ कह पाती कि उसके पहले उसकी नजर रूम नंबर पर पड़ती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से याद था कि वो थर्ड फ्लोर रूम नंबर 301 में गई है। उसे देखकर कोमल की सांस अटक जाती है और एक बार फिर उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। ये देख कल्पना बड़ी हैरान होती है। वो कोमल से कुछ कह पाती उससे पहले कोमल हकलाती हुई वहां से जाने लगती है। लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं चलती हूँ। इससे क्या हो गया है? ये तो हमेशा अच्छे मूड में रहती थी। खैर, मैं अपना पहले काम खत्म कर लेती हूँ। कोमल डरती हुई थर्ड फ्लोर पर जाती है और बार बार आगे पीछे पलट पलट कर देखती है, क्योंकि उसे वही महसूस हो रहा था जो कि उसे हाईवे पर महसूस हुआ था होटल आने से पहले। पर फिर भी कोमल किसी को कुछ न बताकर अपने काम पर लग जाती है। अब कोमल जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उसके पैरों के नीचे नींबू मिर्च है। ये देखकर कोमल जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां आते हैं और कोमल से कहते हैं, क्या हुआ मैडम, आप इतने जोर से क्यों चिल्लाई? आपने कुछ देखा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो छिपकली नीचे गिर गई। अब चली गई। आप लोग भी जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोमल किसी को कुछ नहीं बताती। कोमल अब भी यही सोचती है कि शायद ये सब कुछ उसका भ्रम है। अब कोमल अपना ध्यान हटाने के लिए फोन में गाने चला लेती है और गाना गाते हुए कमरे की सफाई करती है। कोमल सबसे पहले बेडशीट बदलती है और बेडशीट बदलकर खिड़की का कर्टन चेंज करने लगती है। कोमल खिड़की के पर्दे चेंज कर ही रही होती है कि तभी अचानक से खिड़की बंद हो जाती है और कोमल की उंगली में चोट लग जाती है। कोमल की उंगली से खून आने लगता है और वो अपनी उंगली मुंह में डाल लेती है और तभी उसकी नजर उस हाईवे पर पड़ती है जिस हाईवे से आज वो आई थी। वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत अब भी वहीं पड़ी है। उसकी लाश देखकर जल्दी से कोमल खिड़की का दरवाजा बंद कर देती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने सामने उसी बूढ़ी औरत को पाती है। बेटे, तुम तो बड़े निर्दयी निकले। तुमने मुझे वहाँ पर अकेले मरते हुए छोड़ दिया और मेरा मंगलसूत्र लेकर भाग गई। ये तुमने सही नहीं किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अपने सामने उस बूढ़ी औरत को देखकर कोमल के हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं। वो पूरी बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। कोमल चिल्लाकर सबको बुलाना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाता और वो लंबी लंबी सांस लेने लगती है। पर तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोमल, यार बहुत भूख लग रही है। तेरा काम खत्म हो गया तो चलकर थोड़ा कुछ खा लेते हैं। कल्पना, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। इतना बोलकर कोमल अपने दोस्त को गले से लगा लेती है और अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। पर कल्पना उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। कल्पना की हंसी सुनकर कोमल कल्पना से अलग होती है और 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि कोमल ने जिसको गले लगाया था वो कल्पना नहीं बल्कि कोई भयानक चुड़ैल थी। उस चुड़ैल को अपने सामने देखकर कोमल जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद कोमल को जब होश आता है तो वो अपने सामने होटल के स्टाफ को देखते हैं जो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे होते हैं।
पर कोमल की नजर दूर खड़ी होटल के बाहर इस चुड़ैल पर पड़ती है जो कोमल को देखकर हंस रही होती है। अब तो मरेगी। तूने मंगलसूत्र नहीं अपनी मौत को उठाया था। नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। कोमल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी ये हालत देखकर सभी स्टाफ वाले चौंक जाते हैं और होटल का मालिक उससे कहता है, कोमल ये सब क्या कह रही हो तुम? हम है यहाँ, हम तुमसे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, पर तुम्हारी हालत देखकर लगता है मुझे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वेटर तुम एक काम करो, कोमल को उसके घर तक छोड़ो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह होटल का मालिक कोमल को एक वेटर के साथ भेज देता है। कोमल होटल से बाहर निकलती है और कुछ ही दूरी पर जाकर वेटर को धन्यवाद कहती है, पर जैसे ही कोमल वेटर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि उसके साथ वेटर नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जो उसे मारना चाहती है। अपने पास चुड़ैल को देखकर कोमल अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और उसी हाईवे पर जाती है, पर उसके सामने वही बूढ़ी औरत आ खड़ी होती है। अपने सामने उस बूढ़ी औरत को देखकर कोमल के पैर रुक जाते हैं और वो अपने बैग से उस मंगलसूत्र को निकालकर उस बूढ़ी औरत से कहती है, तुम अपना मंगलसूत्र ले लो, बस मेरी जान बख्श दो, मुझे अभी नहीं मरना। कोमल की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और अब कोमल सब समझ जाती है कि वो बूढ़ी औरत ही चुड़ैल है। पर कोमल आगे कुछ कर पाती इससे पहले ही वो चुड़ैल कोमल के पास आने लगती है और कोमल वहां से हिल भी नहीं पाती और ना तो कुछ बोल पाती है। बस उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो चिल्लाना चाह रही थी पर उसकी आवाज उसके हलक में अटक चुकी थी और जैसे चुड़ैल उसके पास आती है वो जोर से चिल्लाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। पर तभी एक गाड़ी आकर कोमल को टक्कर मारकर वहां से चली जाती है और कोमल की लाश वही हाईवे पर पड़ी रहती है। पर ये सब कुछ विशाल नाम का एक व्यक्ति देख लेता है और वो जैसे ही कोमल की लाश के पास जाता है वो देखता है कि कोमल मर चुकी है और उसके हाथों में एक मंगलसूत्र है। वो लड़का भी मंगलसूत्र को देखकर लालच में आ जाता है और कोमल के हाथ से वो मंगलसूत्र लेकर अपने जेब में रख लेता है और इस तरह से एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। सनसनी रात, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। एक बूढ़ा आदमी काली चादर ओढ़कर उस घने अंधेरे में एक हाथ में लालटेन लेकर सड़क से गुजर रहा था। वहां से आती जाती कुछ गाड़ियां भी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मानो जैसे वो आदमी सिर्फ अपनी मंजिल ढूंढ रहा हो। वो लालटेन लेकर चलते चलते जंगलों से गुजरते हुए जाने लगता है। तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। कोहरे की वजह से उसे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाता है उसे एक बहुत अजीब आवाज सुनाई देती है और वो अचानक से वहीं रुक जाता है। उसके रुकने पर उसके सामने से कोहरा धीरे धीरे अपने आप ही हटने लगता है, मानो जैसे किसी ने उसका रास्ता साफ कर दिया हो। वो लालटेन लेकर आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते उसे एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है जहाँ बहुत पुरानी हवेली होती है। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे मेरा मकसद पूरा करना है। कहाँ हो तुम? अंदर चले आओ। आदमी लालटेन लेकर हवेली के दरवाजे के पास आ जाता है। इतनी सर्दी में भी उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था, मानो जैसे अब उसका सामना किसी ऐसी चीज से होने वाली हो जिसे वो हकीकत में तो क्या सपने में भी कभी देखना ना चाहे। अचानक से हवेली का दरवाजा खुलता है और ढेर सारे चमगादड़ अंदर से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखते वो आदमी लालटेन लेकर गर्दन झुका लेता है। जैसे ही सभी चमगादड़ वहां से चले जाते हैं वो हवेली के अंदर आता है। हवेली के अंदर जाने के बाद हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और अचानक से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है।
वो आवाज इतनी तेज थी कि गांव तक पहुंच जाती है। उस आवाज को सुनते ही गांव के अंदर एक घर में एक औरत सोते हुए अचानक से जाग जाती है और अपने पति को भी जगाती है। उसके चेहरे पर अचानक से पसीने टपकने लगते हैं और वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई होती है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? वो उसी श्रापित हवेली से आ रही है। अरे मनहूस औरत, उस श्रापित हवेली का नाम तू अभी क्यों ले रही है? तू जानती नहीं है उसका नाम लेना भी श्राप है, श्राप। आराम से सो जा और मुझे भी सोने दे, और दोबारा उस हवेली का नाम मत लेना। वो अपनी पत्नी को ये सब समझाकर सुला देता है। आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में जो वो आदमी इतना घबराया हुआ था? और वो आदमी कौन था जो हवेली के अंदर चला गया था और उसके बाद बस उसकी आवाज ही रह गई थी? आधी रात का समय था। आराध्या लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसका पूरा फोकस उसके लैपटॉप पर होता है। जैसे उसकी नजर घड़ी की तरफ पड़ती है, वो एक अंगड़ाई लेकर लैपटॉप को बंद कर देती है और पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। जैसे ही वो रसोई में फ्रिज का दरवाजा खोलकर पानी पी रही होती है, तभी उसके फोन पर उसके दोस्त का फोन आता है। क्या यार, तूने इतना टाइम लगा दिया? जल्दी से मुझे अब फाइल का PDF बनाकर भेज दे। अरे तो मुझे पानी तो पीने दे, बस 5 मिनट के अंदर भेजती हूँ। बात करते करते उसे अचानक से बाथरूम के अंदर से एक आवाज आती है। वो अपने दोस्त का फोन अचानक से काटती है और वहां से धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाने लगती है, मानो जैसे बाथरूम के अंदर कोई नहा रहा हो। शावर के चलने की लगातार आवाज आती रहती है। जैसे आराध्या बाथरूम का दरवाजा खोलती है, उसके अंदर पानी की एक बूंद तक टपक नहीं रही थी। तभी अचानक से पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है, जिसके चलते वो अचानक से घबरा जाती है और बड़ी बड़ी सांस लेने लगती है। ये क्या है माँ? आपने तो मुझे डरा ही दिया। आराध्या, तुम इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हें सोना नहीं है? कल ऑफिस भी है तुम्हारा। अपनी माँ के बोलने पर आराध्या अपने कमरे में जाती है और सबसे पहले कुणाल को फाइल सेंड करती है और सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, आराध्या बिस्तर पर होती है। उस समय वो एक भयानक सपना देख रही थी, जिसके चलते उसका शरीर बिस्तर में मचल रहा था। पूरे शरीर पर पसीना था और उसके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे थे। नहीं नहीं, मुझे मत लेकर जाओ। मुझे उस हवेली में नहीं जाना। आखिर क्यों मुझे लेकर जा रहे हो वहाँ? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। छोड़ो छोड़ो मुझे। आराध्या अचानक से इतना बोलते हुए उठ जाती है। फिर वही सपना, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? आराध्या सपने से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आखिर उसे एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा था? वो अपनी माँ को इसके बारे में बता चुकी थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा सपने को लेकर बातों को टाल देती थी। एक दिन उसे अपने ऑफिस की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें किसी भानपुर नामक गांव में पुतुलबाड़ी हवेली का जिक्र था। आराध्या को इस हवेली में जाकर कुछ शूटिंग करनी थी, जिसके चलते आराध्या बहुत खुश थी। वो जब घर लौटकर इसके बारे में अपनी माँ को बताती है, तो वो उसे वहाँ जाने से साफ इनकार कर देती है। भानपुर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? तुम पुतुलबाड़ी नहीं जाओगी। अभी तक आराध्या ने हवेली का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन उसकी माँ को हवेली का नाम पहले से ही पता था। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो अपने माँ से पुतुलबाड़ी के बारे में कई बार पूछती, लेकिन उसकी माँ हर बार उसकी बात को टालने की कोशिश करती। इसी के चलते माँ बेटी में कई सारी कहासुनी हो जाती है, जिसके चलते आराध्या गुस्से में घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। आखिर क्या रिश्ता है हमारा भानपुर और ये पुतुलबाड़ी हवेली से? आप मुझे क्यों नहीं बता रही हो? अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए भानपुर गांव में चली जाऊंगी और पुतुलबाड़ी में ही रहूंगी। ये सुनते ही विशाखा अपनी बेटी के पैरों में गिर जाती है और उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन आराध्या उसकी एक नहीं सुनती। वो अपना बैग उठाकर पुतुलबाड़ी के लिए निकल पड़ती है। आखिरकार वो भानपुर गांव में पुतुलबाड़ी तक पहुंच ही जाती है। जैसे ही वो हवेली को देखती है, वो हैरान रह जाती है।
और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हवेली और कोई नहीं बल्कि वही थी जो उसे हमेशा अपने सपनों में दिखाई देती थी। ये तो वही हवेली है जो मुझे सपने में दिखाई देती है। इस हवेली के अंदर कोई मुझे सम्मोहित करने की कोशिश करता है। क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं? जैसे ही आराध्या लोहे के दरवाजे को पकड़कर खोलने के लिए आगे बढ़ती है, उसके स्पर्श से अचानक बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगते हैं। एक पल को आराध्या बहुत डर जाती है और उसकी हिम्मत हवेली के अंदर जाने की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाती है। जैसे ही वो अपना पहला कदम हवेली की तरफ बढ़ाती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। बिटिया रानी बड़ी सयानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी। वो आवाज एक गीत की तरह आराध्या के कानों तक पहुंचती है और वो उस गीत में खो जाती है। जब वो हवेली के अंदर पहुंचती है तो चारों तरफ धूल मिट्टी मकड़ी के जाले और बहुत गंदगी दिखाई देती है। तभी हवेली के ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके चलते आराध्या पूरी तरह कपकपा जाती है। कोई है क्या ऊपर? कोई है क्या? कोई मुझे सुन सकता है? आराध्या को कोई जवाब नहीं मिलता। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर पैर रखती हुई ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो उस कमरे तक पहुंचती है तो उस कमरे पर बहुत बड़ा ताला लगा होता है। ताले के ऊपर किसी ने एक कलावा बांधकर किसी बुरी चीज को रोक के रखा था। आराध्या उस ताले को वहां रखे एक लोहे के रॉड से तोड़ देती है। जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो दरवाजे के खुलते ही एक काला सा धुआं बाहर आता है, जिसे देखते ही आराध्या डर जाती है। वो धुआं अचानक से आराध्या के मुंह के द्वारा शरीर में घुस जाता है। आराध्या की आंखें धीरे धीरे काली पड़ जाती है और वो आसमान में उड़ने लगती है, जिसके बाद वो आराध्या वही गीत गुनगुनाने लगती है। बिटिया रानी बड़ी सयानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी, आजा मेरे पास, माँ पुकारे तुझे अपने पास, बिटिया रानी बड़ी सयानी। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। उस दिन के बाद से ही गांव में धीरे धीरे लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विशाखा अपनी बेटी को ढूंढते हुए भानपुर गांव में पहुंच जाती है, लेकिन पूरे गांव में पता लगाने के बाद भी उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। हार थक कर वो एक दुकान पर रुकती है। वो वहां बैठी हुई रो रही थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी काली चादर ओढ़कर अचानक उसके पास आकर कहता है, गांव में 5 लोगों की जान जा चुकी है, 2 लोगों की जान जानी बाकी है। तुम्हारी बेटी ने उसे आजाद कर दिया है, अब वो अपना बदला लेगी और उसी के साथ साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। उस आदमी के इतना कहते ही वो आदमी मिट्टी में गायब हो जाता है, जैसे उस आदमी को कभी किसी ने देखा ही ना हो। उसके ऊपर सिर्फ विशाखा की ही नजर पड़ी हो, लेकिन उसके ये कहने से विशाखा ये समझ जाती है कि अब उसकी बेटी कहाँ है। विशाखा इस समय वहां से उठकर शापित हवेली पहुंच जाती है। वो शापित हवेली और कोई नहीं पुतुलवाड़ी ही थी, जिसे देखकर विशाखा घबराए हुए खुद से कहती है, जिस शापित हवेली से मैं आज तक भागती रही, उसका साया भी मैंने अपनी बेटी पर पड़ने नहीं दिया। आज मेरी बेटी शापित हवेली के अंदर कैद है। अब या तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगी या फिर इस श्रापित हवेली का शिकार बन जाऊंगी। विशाखा श्रापित हवेली के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी उसके सामने हवा में उड़ती हुई उसकी बेटी आराध्या आती है। उसकी आंखें पूरी काले रंग की होती है और वो विशाखा के ऊपर वार कर देती है। तभी आराध्या के अंदर की आत्मा बोलती है, तूने गांव वालों के साथ मिलकर मेरे मरने के बाद मुझे इस शापित हवेली में कैद किया। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब थी,
7 लोगों की बलि चढ़ा के मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती। मेरे जैसा कोई नहीं होता। वो आत्मा फुलवा की थी, जो उस हवेली के माली की बेटी थी। फुलवा को शुरू से वो प्यार कभी नहीं मिला था जो विशाखा को मिला था। विशाखा हवेली की मालकिन की इकलौती बेटी थी। फुलवा को जलन होती थी जब भी मालकिन विशाखा को प्यार करती थी। इसी के चलते वो अपनी ही मालकिन को अपने वश में करना चाहती थी, जिसके चलते उसने काली विद्या का सहारा लिया और गांव के 6 लोगों की बलि भी चढ़ा चुकी थी। 7वां शिकार विशाखा का भाई था। फुलवा उसकी बलि चढ़ाने जंगलों के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के पास ले गई थी। उसको ये सब करते हुए विशाखा ने देख लिया था, जिसकी वजह से उसने ये बात अपनी माँ के साथ गांव के लोगों को भी बताई थी। इसी के चलते विशाखा की माँ उसे ये सब करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती और अपनी ही बलि चढ़ा देती है। विधि पूरी न होने के कारण वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है, जो गांव के लोगों को मारने लगती है। गांव के लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से बुरी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया था। लेकिन फिर एक रात फुलवा के पिता लालटेन लेकर उस हवेली में जाकर उसे आजाद करा देते हैं, लेकिन फुलवा की आत्मा उसे भी मार देती है। छोड़ दे फुलवा, मुझे छोड़ दे। तभी विशाखा को उस तांत्रिक की बात याद आती है, जिससे वो हवेली के अंदर आने से पहले मिली थी। उसने कहा था कि अगर एक बार आत्मा शरीर में घुस जाती है तो उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए उसके सामने एक शीशा रखना होगा। बुरी आत्मा शीशे में जल्दी प्रवेश करती है। इसी का फायदा उठाकर विशाखा छुपाया हुआ शीशा उसके सामने रख देती है, जिससे फुलवा की आत्मा उसी वक्त उस शीशे में समा जाती है और आराध्या आजाद हो जाती है। अपनी बेटी को लेकर विशाखा कार में बैठती है और श्रावित हवेली से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जैसे ही समुंदर पड़ता है, विशाखा उस शीशे को समुंदर में फेंक देती है और शहर आकर अपनी बेटी के साथ नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के